आतंकवादियों का। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है मेरी कविता? कहाँ है उसका समाधान? ये इंसान है या जंगली जानवर है, क्या है, कौन ऐसे कर सकता है? मेहमानों का यहाँ पे कत्लेआम किया गया, हम बहुत दुखी हैं। जिससे हम कमाते थे, हमारा परिवार चलता था, वो हम खत्म हुआ। पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ और यह हमला देश की आत्मा पर था। बैसरन घाटी जो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहां आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया। यहां सैलानी अपने जीवन के अनमोल पल जी रहे थे और अचानक गोलियों की गूंज ने उनकी जिंदगी को जहर बना दिया। वादियों के बीच लोगों को किलकारी चीखों में उनकी बदल गई और देखते ही देखते खूबसूरत वादी में खतरनाक सन्नाटा पसर गया। बची थी तो बस चीखें। वहां हुए 26 सैलानियों की मौत से देश में गुस्सा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी से जुड़ी हमारी आज की मुहिम है, देश मांगे इंसाफ। हमले के बाद से हम लगातार आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आ रहे हैं। हम वहां भी पहुंचे जहां आतंकी ऐसे हमलों को अंजाम देकर पनाह लेते हैं और अपने आगे के खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए अपने आकाओं के आदेश का इंतजार करते हैं। तो एनडीटीवी पर आप ये खास जानकारियां, खास पड़ताल देख रहे हैं। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और पूरा देश इस वक्त चाहता है कि इंसाफ मिले लोगों को और इस हमले का बदला पाकिस्तान और आतंकियों से लिया जाए। इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए? इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं ऐसी स्थिति में कि पाकिस्तान को कैसा जवाब भारत की तरफ से मिलना चाहिए ताकि जो नापाक हरकत उनकी तरफ से की गई है उसका अंजाम वो भुगतें। पहलगाम हमले के बाद से एनडीटीवी लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। हम कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से लगातार रिपोर्ट लेकर आ रही हैं जिसमें बड़े खुलासे हैं। सरकार और सुरक्षा बलों का एक्शन है, साथ ही लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा है और कश्मीर की आवाम में इस हमले के बाद से गम के साथ साथ गुस्सा है। कश्मीर से मुकेश सिंह सेंगर, राजीव रंजन, शिव अरूर, राम शिंदे, दिल्ली से शिवांग ठाकुर, लखनऊ से रणवीर सिंह, पटना से प्रभाकर कुमार और मुंबई से सुजाता द्विवेदी हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि इस घटना का कैसा असर हुआ है, लोगों के मन में क्या है और किस तरह जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है भारत की तरफ से। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रहार किए हैं। इनमें से एक है सिंधु जल समझौता निलंबित करने का फैसला। भारत अब पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की एक भी बूंद नहीं जाने देंगे। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के फैसले से पाकिस्तान को बड़ी मुसीबतों का सामना करना होगा। तो आपने देखा किस तरह से अब पाकिस्तान को अंजाम भुगतना है इसका और देश पूरी तरह से मन बना चुका है कि जो नापाक हरकत आतंकियों ने की और उनके जो पनाहगार सरहद पार बैठे हुए हैं उनको इसका अंजाम भुगतना ही होगा। इस पर चर्चा करते हैं हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज साहब हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय शर्मा हैं प्रवक्ता बीजेपी के, दीपक वोरा हैं पूर्व राजदूत हैं और अर्शदीप खादियाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले अश्विनी जी आपसे मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हरकत वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई पूरे देश के मन में यह है कि इसका माकूल जवाब उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या नतीजा यहाँ पर होना चाहिए, किस तरह का जवाब पाकिस्तान को हमें देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो तब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जब
आपके पास उड़ी हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया था। जब उड़ी के बाद जब हम सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो 28 से 30 आतंकवादियों को मारा था। और पुलवामा के बाद 300 साढ़े 300 जो जैसे मोहम्मद का कैंप था बालाकोट में, जो खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ जाके मारा था। मगर इस बार बात कुछ अलग है। अब ये बताया गया है ये आतंकवादियों को नहीं, इनके जो आका हैं, जो इनकी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो इनको पनाह देती है, इनको ट्रेन करती है, इनको फाइनेंस करती है, आपको उनको टारगेट करना है, अब कुछ बड़ा करना है। तो इसलिए जो अप्रोच है एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत चलने हैं। इकोनॉमिक भी है उसमें, डिप्लोमेटिक भी है, पॉलिटिकल भी है, और उसके अंदर जो कैनेटिक जिसको मिलिट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं। अगर आप देखें इकॉनमी में तो अभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेज कर दिया है, हमने तोड़ा नहीं है उसको, अभी रोका है। मगर उससे क्या होगा, आने वाले जब गर्मियों में पानी जो 65% इसकी जो इरिगेशन पूरी की पूरी इस पे होती है, आप देखना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली पाकिस्तान को। और जब आती है बात जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, जब बारिश होती है तो फिर वहाँ पर बारिश का पानी भी ज़्यादा जाएगा। ये एक इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिकली इन्वायरमेंटल शेपिंग की है, एक प्रकार से डिप्लोमेट्स को बदला के बताया गया है सारा वो संसार आपकी दुनिया आपके साथ है, टेररिज्म के साथ कोई नहीं है। पाकिस्तान अकेला रह गया, उसको हमने आइसोलेट कर दिया है। और अब हमारा जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा सोच समझ के होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये पाकिस्तान को डर लग रहा है, वहाँ घबराए हुए हैं। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान की काबिल तो क्षमता नहीं है ज़्यादा देर टिकने की, क्योंकि देखो पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें, इकॉनमी में 182 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उनके पास फॉरेन रिजर्व 10 बिलियन डॉलर का 15 दिन। लेकिन इस सब के बाद भी अश्विनी जी, जिस तरह की उनकी जवाब है, उनको लगता नहीं किसी भी बात से कोई असर पड़ता है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देते, उल्टा धमकी दे रहे हैं वो तो, कि एटॉमिक पावर का जो है उन्होंने वहां पर उसका बहाना बनाया। इस पर अब थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि जो कहते हैं जब डरता है ना इंसान, वो डरने वाले की एक लैंग्वेज है। ये जब बात करते हैं छोटे छोटे इनके पावर वाले टैक्टिकल वेपन हैं, ये हथियार न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन ऑफ वार, ये वेपन ऑफ डेटरेंस हैं। ये किस चीज की बात करें, अगर इन्होंने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिया तो पाकिस्तान का भारत नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेटरेंस बहुत बड़ी है, क्रेडिबल है। हम जो हैं ट्राइड हैं, वर्ल्ड में 5 ही ऐसे देश हैं जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, उसके बाद पृथ्वी से, समुद्र के अंदर से कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अगर गलती कर दी कि उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया, तो भारत पाकिस्तान का अगले 24 घंटे में नामो निशान मिटा देगा। ये पाकिस्तान को भी पता है, और ये तो बात, ये डर है, बात वो जानते हैं, और ये घबराहट है, वजह से वो गीदड़ भपकिया के बिल्कुल ये अपने अवाम को झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये डर है और ये मुझे लगता है घबराहट है। बिल्कुल उनकी घबराहट है, और ये होनी भी चाहिए घबराहट, जिस तरह की हरकत उन्होंने यहाँ पर की है। विजय शर्मा जी, आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर बोल चुके हैं कि माकूल जवाब उनको मिलेगा, एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा देश इस वक्त खड़ा है और इस इंतजार में है कि कैसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। देखिए ताबीर जी, मिलना शुरू भी हो गया है। आपने देखा होगा आतंकियों के घरों को कैसे उड़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से हमने सिंधु जल जो समझौता निलंबित कर दिया है। यहाँ लोगों को भगाया जा रहा है, जो पाकिस्तानी है उनको सबको। किस तरह से हम एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं, वो जनता के सामने, देश के सामने है। हमने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेने कि ये घुटनों पे आ जाएगा, जो ये शरण देते हैं। और आपने देखा होगा 2019 में कि हमने जब वहां बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो 6 साल तक शांति रही थी, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था। अब इन्होंने दोबारा से जुर्रत की है, हिम्मत की है, तो अब की बार उनकी हिमाकत का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो सदियों तक भी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये रोज रोज का हम नहीं सह सकते। वो 2014 वाला देश गया जो हम सह लेते थे, हम 2020 कहते थे, हम 2020 खेलने में हम आदी नहीं है, वो गया। अब हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। तो खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये पाकिस्तान समझ ले, और समझ लेता तो ज्यादा अच्छा होता। अब तो समय गया, जो खून का, लहू का एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, उनके पनाहगारों से लिया जाएगा, आतंकवादियों से लिया जाएगा। तो मैं समझता हूं आज जम्मू कश्मीर की जनता में भी आपने बदलाव देखा है, किस तरह से लोग तिरंगा लेके पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो, तो कार्रवाई सरकार और सेना करेगी। कब करेगी, कहां करेगी, किस तरह की करेगी, वो हमें सरकार और सेना के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, सेना और सरकार पर छोड़ देना चाहिए। अनुराग भदौड़े जी, आप संतुष्ट हैं जिस तरह की कार्रवाई यहां पर हो रही है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कैसा जवाब मिलना चाहिए?
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जो बात कह रहे थे, उनको राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए इस मामले में। जब इस तरह का कायराना और दरिंदों ने, आतंकियों ने जो हमला हमारे देश पे किया, इनफैक्ट हमारे साथियों को नहीं, उनको नहीं शहीद किया, देश पे हमला किया है, उस समय ये बोलना कि 2014 का भारत नहीं है, ये शब्दों की इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। पलट के मैं बोल दूंगा कि अगर आपकी सिक्योरिटी ठीक होती, भाई अगर आप बात करेंगे कश्मीर की तो कितनी जगह हैं, जैसे डल लेक है, पहलगांव है, गुलमर्ग है, कुछ ऐसी जगह तो हैं जहाँ पे वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम रहता, बॉर्डर से वो कैसे पार करके आ गए, सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल ये पूछा जाएगा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, ये भी सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जाएगा कि वो हमारे लोगों को मार के चले भी गए, ये भी सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा। हम कहते हैं ना कि इस तरह की आतंकी घटना जो उन्होंने की है कायराना, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है और सरकार से कह रहा है कि आप जो कार्रवाई करना कीजिए, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। उसके बाद जब ये राजनीतिक बातें आप करते हैं कि 2014 का भारत नहीं है, तो पलट के तो मैं सवाल पूछा ही नहीं ना, तो फिर 26 लोगों की मौतें कैसे हो गई जब 2014 का भारत नहीं है। तो आपने तो कहा था ना कि 370 हटा देंगे तो सब शांति हो जाएगी, नोटबंदी हो जाएगी, तो फिर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ तो हो गया। उसके बाद आतंकवाद कैसे आया, फिर आप कहेंगे 2014 का भारत अलग है। ये सवालों पर विस्तार से बहस हो सकती है, बहस होती भी आई है, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त इन सब चीजों से अलग हटके पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर बोलने की, खड़े होने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ। ये 2014, 2012, 2010 ये सब मत कीजिए। आप लोग ऐसा काम करते हैं, दुश्मनों को हौसला बढ़ता है। भारत हमेशा से था और भारत हमेशा रहेगा, एक मजबूत भारत है। हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा और सिखाना भी चाहिए। और हम सब सरकार को, जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सबने कहा कि आप आगे बढ़िए, सब आपके साथ हैं। लेकिन फिर बार बार ये बोलना कि 2014 का भारत, मतलब ये छोटी हरकत राजनीति। विजय शर्मा जी, इस पर आप जल्दी से रिएक्ट कीजिए, फिर इस पर आगे जाऊंगा। ये जो अनुराग जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, इसमें तुलना की जरूरत नहीं है। इस वक्त क्या स्थिति है, विपक्ष साथ में खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। इस वक्त सिर्फ नजर इस बात पर होनी चाहिए कि सामने हमारे कौन है और उनको किस तरह से जवाब देना है। ताबिज जी ये दो मुही बातें हैं। यही तो मैं आपसे कहता हूँ, ये इस तरह की बातें इनको आपने देखा नहीं, तब तक तो उनके पार्थिव शरीर को। अनुराग जी, आप ही का जवाब ले रहा हूँ, आप ही का जवाब ले रहा हूँ, आप भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। कैसी बातें करते हैं आप? अभी आप सुन लीजिए अनुराग जी, नहीं, देखिए अभी पार्थिव शरीर उनके घर। अपनी बात पूरी कर लूं, फिर उनका जवाब ले लीजिएगा। अनुराग जी, आपने एक सवाल उठाया, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आपको वक्त दूंगा। तो पूरी हो जाए ना, आपको मैं वक्त दूंगा सर जी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए, आप पूरा कीजिए, जल्दी से पूरा कीजिए, होने दीजिए, मुझे कोई मौका बात दीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना न्याय तो कीजिए कम से कम। बोलिए सर, पूरा कीजिए, बात को पूरा रखने का। सवाल यह है कि इस देश के अंदर में, देखिए इस देश के अंदर में सवाल बार बार वही रहेगा कि हम सब सरकार से कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं। आप ऐसा जो हमला हुआ, जिस तरह से उन्होंने हमारे बहन का सिंदूर उजाड़ा है, एक बच्चे के सामने बाप को गोली मार दी, उन्होंने क्या किया? सोचिए कैसी राजनीति कर रहे हैं वो। एक कश्मीर जहाँ पे फल फूल रहा था कश्मीर, उस कश्मीर में आके उन्होंने कश्मीर को डराने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों की कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जैसे कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल ना हो पाए। दूसरा, धर्म पूछ के गोली मारना, इसका मतलब कि जो हमारा हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है उसको तोड़ना, हमारे गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश करना। लेकिन वो भूल गए हैं ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान के इस तरह मंसूबे जो उनके इसको कामयाब नहीं होने देगा। वहाँ पे एक आदिल हुसैन नाम का जो व्यक्ति था, जो घुड़सवार वहाँ पे जो घुड़सवारी करवाता था, उसने इस बात को प्रूव किया। जब वो गोली चला रहे थे धर्म पूछ के, तो वो आगे बढ़ा, उसने बंदूक पकड़ी, भले उसका सीना छलनी कर दिया, भले उसको मार डाला आतंकियों ने, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कौन हम मुस्लिम हैं कि वो हिंदू हैं। उसने ये देखा हम भारतीय हैं और मेरे भारतीयों को मारा जा रहा है, वो कूद पड़ा बीच में। ये हमारे बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसी पर ये बिल्कुल अनुराग जी, बिल्कुल अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर। देखिए बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। विजय जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। ये वो वक्त नहीं है जब बीच में किसी भी तरह की सियासत होनी चाहिए। यहाँ पर आप पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सब बाद में भी हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, इस पर बाद में हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सामने पाकिस्तान है और उनके वो नापाक मंसूबे हैं जिनको जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए ताबी जी, इन्होंने 2-3 बातें मुख्य रूप से रखी हैं। एक तो सिक्योरिटी लैब्स की,
वो तो आईबी चीफ बैठे थे सर्वदलीय बैठक में, उन्होंने बताया कैसे कहां कैसे चूक हुई है। और ये प्रारंभिक जांच में भी तय हो गया कि वो जो उनके पास उपकरण थे वो उच्च श्रेणी के थे, तो लैप्स हुआ वो बता दिया गया। और लैप्स ऐसा नहीं, लैप्स तो हमने ऐसे देखे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के घर में मार दिया गया, वो भी पता है। अब और सर आप फिर इतिहास में जा रहे हैं, फिर वो उसका जवाब देंगे। फिर सुनिए ताबिज जी, सुनिए अब मेरी सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। अब फिर वो सियासत बीच में लाने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। जी, अरे सियासी बातें ये कर रहे हैं, समझाए ना रॉबर्ट वाड्रा को, समझाए ना तिमारपुर का जो इनका मंत्री है कर्नाटक के सहयोगी पार्टी का, समझाए ना सिद्धारमैया को, वो कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, उनको बताए ना। हम तो ऐसे थोड़ी होता है, कहे हम आपके हमारे साथ, खिलाफ बोल रहे आप किस तरह की बातें कर रहे हो। आपके आप डिप्टी हमारे खिलाफ बोल रहे भाई हैं, क्या आप कहते हैं खिलाफ बोल रहे हैं, आपके बारे में, जरा पाकिस्तान उनसे के भी खिलाफ पूछ बोलना है। लीजिए। हमारा तो इन्होंने कहा पाकिस्तान धर्म दुश्मन पूछ के है, अगर हमारा गोली मारी जा पाकिस्तान रही है खड़ा है, यहाँ पे और आतंक इनके का माहौल कर्नाटक के बनाना मंत्री चाहता है, बोल रहे हैं, पाकिस्तान को सबक कह सिखाना रहे हैं है, कि मुझे तो नहीं आप लगता धर्म पूछ के आप गोली विपक्ष मारी को गई सबक होगी। सिखाने में लगे हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पे, ऐसी भाषा पे, इससे देश कमजोर होता है। ठीक है, हमारे कांग्रेस को से इस पे सवाल ले जो लेते हैं। अर्शदीप जी हमारे साथ हैं। अर्शदीप जी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आपकी क्या स्थिति यहाँ पर है? आपने इतना समय इनको दिया। अनुराग जी आऊंगा आपके पास। सर लीजिए। बाकी मेहमान भी हैं, कम से कम उनको सुन लीजिए अपना ना, अपना रुख तो जवाब रखने सुन दीजिए। लीजिए। आप दीजिएगा, आपने एक सवाल यहाँ पर उठाया। देखिए आपने सवाल उठाया यहाँ पर कि कांग्रेस विपरीत बयान यहाँ पर दे रही है। अर्शदीप जी हमारे साथ हैं। अर्शदीप जी जल्दी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर इस पर आपके पास मैं वापस लौटूंगा। जी सुनिए, 2009 में 2007 पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है विजय जी, ये है इनका आईना, ये इनका इतिहास। सुनने का मादा ये रखिए बातें विजय करते जी, बड़ी-बड़ी। आपका नाम अर्शप्रीत नहीं है, या तो नाम बदल लीजिए, या तो नाम बदल के अर्शप्रीत रख लीजिए। या सुन लीजिए मुझे, नंबर 1, पहले तो इस अटैक को हम सख्त शब्दों में कंडेम करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। जो रिस्पांस की बात है उसी के लिए ऑल पार्टी मीटिंग का हमने इनको प्रपोजल भेजा था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। उसमें कहा गया था हमारे द्वारा कि मोदी साहब चेयर करें उस मीटिंग को, क्योंकि मुद्दा बहुत संजीदा है, मुद्दा बहुत सीरियस है। लेकिन मोदी साहब के पास टाइम नहीं था ऑल पार्टी मीटिंग में आकर के इस मुद्दे पे क्या रिस्पांस होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, उस पे विचार करने का। लेकिन मोदी साहब के पास वक्त था बिहार में जाकर के कैंपेन करने का, रैली एड्रेस करने का। यहां से मोदी साहब की प्रायोरिटी क्या है वो पता लग जाती है। अब दूसरी बात साहब ये है, रिस्पांस 2 तरीके का होना चाहिए। एक तो जो लोग इस अटैक के पीछे उनके खिलाफ, और दूसरा रिस्पांस जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उनके खिलाफ। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी जरूरी है, क्योंकि महीना पहले जम्मू कश्मीर में 5 टेररिस्ट नाप किए गए थे, पकड़े गए थे, और उसके बावजूद रिपोर्ट्स के बावजूद, थ्रेट परसेप्शन के बावजूद ये अटैक हो पाया, वर्ट हम नहीं कर पाए। तो जवाबदेही फिक्स होनी जरूरी है। 2008 में होम मिनिस्टर ने और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मुंबई अटैक्स के बाद रिजाइन कर दिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी नाम की कोई चीज को समझती जानती नहीं है? और अगली चीज साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते आगे रखे हैं। एक तो उन्होंने बताया कि आर्मी में शॉर्टफॉल है, वो वेटरन है, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं आर्मी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि 1,80,000 जो नंबर्स है फौज में कम है। और उन्होंने ये भी बताया कि 3 साल जब कोविड था तो एक भी आर्मी में भर्ती नहीं हुई, एक भी जवान भर्ती नहीं किया गया था तब। और तीसरा कि आरा 2 सेक्टर्स को मैनेज कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी अब ये इस चीज का जवाब दे कि आपने क्यों नहीं इस चीज को इंश्योर किया कि जो वॉइड है, वैक्यूम है आर्मी में, उसको पूरा किया जा सके। आप अग्निपथ पे, अग्निवीर पे पूरा जोर लगा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े, इतने सीरियस मुद्दे पे आपकी कोई राय नहीं थी, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरी चीज अर्शदीप जी, यही एक मसला है ना कि एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि एक साथ विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं, आप जवाब दीजिए पाकिस्तान को, और दूसरा फिर अकाउंटेबिलिटी जाहिर तौर पर वो तय की जाएगी, उस पर जांच होगी। ऐसा तो नहीं है कोई घटना होती है उसकी जांच नहीं होगी या उस मामले को वैसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन प्राथमिकता क्या है, किस बात पर यहाँ पर पहले ध्यान देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा, एक और रिपोर्ट हम यहाँ पर दिखा देते हैं, एक और रिपोर्ट यहां पर दिखा देते हैं, उसके बाद आपके पास वापस आते हैं। देश भर से पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने की डेडलाइन भी खत्म हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर सभी राज्यों ने अपने इलाके में अभियान चलाया और सभी राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से वापस भेजा गया है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की लंबी लाइनें लगी हैं, जिन्हें भारत सरकार के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए थे और ये फैसला उन्हीं में से एक था। रैली
से आते 2007 में आज तक जाऊँ थे पासपोर्ट पड़े हमारा आप चेक ऐसा नहीं हुआ कभी ऐसा कभी नहीं थी वो पहले कोई थी मेरे बच्चे की शादी है 29 तारीख को छोड़ के जा रही हूँ बच्चों के वास्ते अच्छा मेरी बेटी वाली बच्चे की शादी है 29 तारीख को हमारी मदर को नहीं जाने देने इंडियन पासपोर्ट है इसलिए और माँ के बगैर हम नहीं रह सकते हम भी नहीं जाएंगे मदर को नहीं छोड़ेंगे तो मदर का इंडियन है हमारा पाकिस्तानी है लेकिन मदर के बगैर हम नहीं रह सकते। ये अभी आए इनको 15 तारीख को बॉर्डर क्रॉस किया था इनकी 45 दिन की वीजा थी वो कुछ हलचल ऐसी हो गई तो इनको मजबूरन वापस जाना पड़ा। हम आए थे आज 4 को आए थे अब 4 अप्रैल को आए थे 1.5 महीने का वीजा था अब हालात ऐसे हो गए तो मजबूरन जाना पड़ता है। यहाँ हमें 2 महीने हुए। अच्छा तो क्यों वापस जा रहे हो? वापस भेज रहे हैं ये क्यों? कह रहे हैं चले जाओ अब हमारे पास नहीं है रहने का वो 2 महीने हो गए। अब वजह क्या है वीज़ा बढ़ने दी थी उन्होंने अचानक कल इंफॉर्मेशन दे दी कि आपका एग्जिट लगा दिया अब इन्हें छोड़ वापसी भेजकर तो इसलिए हम छोड़ने के लिए आए। वो हुआ नहीं श्रीनगर में जो हमला उसी वजह से हुकूमत का आदेश है उसके अनुसार इसको वापस भेजा जाए। आपने देखा यहाँ पर हर लिहाज से शिकंजा कसा जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया उसकी डेडलाइन यहाँ पर खत्म हो गई है। इसके अलावा जो प्रहार किए गए हैं पाकिस्तान पर वो सिंधु जल संधि को स्थगित करने का प्रहार है और अलग तरह से कार्रवाई करने की भी अब यहाँ पर बात जो है वो तेज होती जा रही है। यहाँ पर आपके पास लौटता हूँ मैं दीपक वोरा जी। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की बात है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो ना अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है ना फिर रशिया का उनको साथ है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के समर्थन में खड़ी हुई दिख रही है। लेकिन क्या आपको लगता है ये काफी है पाकिस्तान के लिए? उनके नापाक मंसूबे जिस तरह की हरकतें वो करते आए हैं उस पर शिकंजा लगेगा इससे? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है उसको मेरी आवाज आ रही है अब आप तक? जी अभी कैन यू हियर मी? जी मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। अभी मैं जनरल सिवाज साहब की बात सुन रहा था बहुत इज्जत करता हूँ ही इज ब्रिलियंट। और फिर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। एक चीज है सर कि जो गधों का व्यापार करते हैं उनकी मानसिकता भी गधों की हो जाती है। क्षमा कीजिए मैं गधों का अपमान नहीं कर रहा मैं वो गधों के व्यापारियों का अपमान करने की कोशिश कर रहा था। देखिए क्या एक्शन हमको लेना चाहिए यही मुद्दा है ना आपका बेसिकली। आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अब मैं आपको बताता हूँ सर 2400 साल पहले हमारे दादा के दादा एक होते थे उनका नाम था चाणक्य और उन्होंने कहा था कि जब कोई भी एक्शन लिया जाए उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं साम दाम भेद दंड। साम का मतलब होता है सर परसुएशन। अब आप देखते हैं कि हमने जिन एम्बेसडर्स को बुलाया था ये मैंने भी किया जब मैं विदेश मंत्रालय में कई साल था तो हम बुला के बताते हैं कि भाई ये चीज है ये सबूत है एटसेट्रा। फिर हमारे राजदूत उन देशों में भी जाके बताते हैं कि ये हो रहा है। तभी तो आप देख रहे हैं कि आतंकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। सब लोग समझ गए हैं कि भारत सही कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी कंडेम किया लेकिन वो एक ही चीज उनके एक ही फ्रेज रहता है कि संयम 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 कुछ नहीं करना कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो ये होता है पहला सर परसुएजन। दूसरा होता है दान है उसका मतलब इकोनॉमिक मेजर्स। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल कटोरा लेके भीख मांगता है। दूसरी चीज इकोनॉमिक मेजर्स जो हम कर रहे हैं सर जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये जो एग्रीकल्चर है इनका पाकिस्तान में अगर इंडस वाटर ट्रीटीज उसको तो अभी हमने सिर्फ अबेयंस में रखा है अगर उसको हम भंग कर देते हैं रद्द कर देते हैं जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत है। हमने इसको साइन किया था सर गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स टू एक्सप्लेन। हमने इसको साइन किया था 1960 में जबकि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1947 में। 13 साल क्यों लग गए थे सर? जब बंटवारा हुआ था पंजाब का ब्रिटिश इंडिया के पंजाब का तो एक बैठ के ये रैटक्लिफ बेवकूफ ने टेबल पे बैठ के एक लाइन खींच दी। तो ये जो कनाल सिस्टम था इसके हेडवर्क्स कंट्रोल दोनों भारत में थे माधोपुर में थे और फिरोजपुर में। और उस वक्त हम चाहते हम पाकिस्तान पंजाब को बिल्कुल खत्म कर सकते थे पानी रोक देते नहीं रोका क्या कारण था अलग बात है। फिर बातचीत चलती रही 1960 में फिर हमने ये ट्रीटी साइन की कि ये आपकी नदियां ये मेरी नदियां और साथ में सर हमने 6.5 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग भी पाकिस्तान को दिए कि आप अपनी कनाल बनाइए क्योंकि मेजर कनाल तो हमारी तरफ है। 10 साल के इंस्टॉलमेंट्स ने हमने वो दिया। उस समय उस पैसे से 125 टन सोना खरीद सकते थे आज तो बहुत कम खरीद सकते हैं। तो ये जो हमने किया था और हम देते रहे जब भी जंग हुआ हमने दिया।
अब सर ये जो 1960 में ट्रीटी साइन की है, बहुत से आपके विशेषज्ञ कहेंगे कि उसको रद्द करने का कोई उसके अंदर क्लॉज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक 1969 ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज है सर, उसको कहते हैं द वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज। वो कहते हैं अगर हालात बदल जाएं तो कोई भी देश किसी भी ट्रीटी को रद्द कर सकता। हालात टोटली बदल चुके हैं, उसी के आधार पर हम ये कर रहे हैं। अब फिर मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं सर कारगिल लेह में तो मैं विशेष सलाहकार हूँ, उस एरिया को जानता हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा ये करने में वो करने में। नहीं सर, ये टनलिंग का जमाना है सर, इसको हम कहते हैं इंटरबेसिन ट्रांसफर। अगर हम सिंधु नदी का पानी कहीं और भेजना चाहते हैं सर, बहुत समय नहीं लगेगा। एक टाइम लगेगा भी तो लगेगा, शुरुआत तो उसकी होनी चाहिए ना। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम उसके अंदर नहीं। अब तो हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमने जेल में ज्यादा पानी छोड़ के बाढ़ कर दी है वहां पर। यार हम पानी आपको दें या ना दें, आप तो कहते हैं बाढ़ भी खराब है ये भी कर, फिर फाइनली ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल की धमकी दे दे, ये बड़ा इमैच्योर है सर। हमने कभी कहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे आपके ऊपर? मैं याद है सर, जब मैं यूएन में काम करता था न्यूयॉर्क में, इनके एक विदेश मंत्री होते थे, कुरैशी कुछ उसका नाम था, मैं पूरा याद है। उनसे पूछे सर आप चाय पियेंगे कॉफी? हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। सर मैं पूछ रहा हूँ कितनी चीनी लेंगे चाय में? हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। उसको हम मजाक में सब लोग न्यूक्लियर कुरैशी कहते थे। अब तो शायद जेल में बैठा हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, आप मैसेज क्या दे रहे हैं सर? आप मैसेज यूएई को क्या दे रहे हैं कि अगर आप मेरे को 100 दिनार आपके पास जी, तो मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर आप मेरे को ये नहीं करेंगे मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है। दिस इज टोटल इमैच्योरिटी, हम नहीं ये करते। तो अब क्या है सर, दिस इज द फियर। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। बिल्कुल संक्षिप्त में दीपक जी आप बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से आपने तमाम चीजें समझाई हैं, बहुत जल्दी कर रहा हूं। बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। इसमें एक सवाल मैं जोड़ रहा हूं आपसे, ये बातें सालों से होती आ रही हैं और इनकी ये हरकतें भी सालों से जारी हैं। आपको लगता है कि ये लातों के भूत अब बातों से मानेंगे? सर थर्ड चीज चाणक्य ने कही थी, भेद। इस्लामिक कोऑपरेशन की जो संस्था है विद 57 मेंबर्स, एक भी इनका समर्थन नहीं करता। टर्की जो इनका रहनुमा है, इनका बादशाह, इनका शहंशाह, वो भी कुछ नहीं कहता है सर। शायद एक इस्लामिक, वो क्या है, इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अपने आप को बड़ा इस्लामिक कहता है, वो शायद इनकी मदद करेगा और कोई नहीं। फाइनली इट्स दंड, इकोनॉमिक दंड दे दिया, पानी का दंड देने वाले, एंड फाइनल थिंग विल बी मिलिट्री एक्शन। ये नहीं समझेंगे, मिलिट्री एक्शन करेंगे, आगे क्या होगा सर? मेरा ये मानना है, मेरे अफ्रीकन देश जो जहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं, सब यही कहते हैं, in its present form, सुन लीजिएगा, in its present form, the existence of Pakistan is no benefit to anybody. The destruction of Pakistan will be no loss to anybody in its present form. क्या वो सुधरेगा? नहीं सुधरेगा सर, ये बहुत समय लगेगा उनकी मानसिकता बदलने। This is it. आगे क्या करना है जनरल सिवाच आपको बता। बिल्कुल जनरल सिवाच, आगे क्या? देखो ये सच्चाई है ताबिश, जैसे वोरा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया पूरे पहलू। अब ये एक काइनेटिक एक्शन जिसको मिलिट्री ऑपरेशन है वो होगा, कब होगा, कहाँ होगा, वो समय बताएगा, मगर हमारे पास बहुत कुछ है करने को। देखो हम अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं कि कैसे रूपरेखा क्या होगी, अगर आप नेवी की तरफ से देखें, पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम क्या है, 5-6 दिन से ज़्यादा इनके पास ऑयल नहीं है, इनके पास डीजल नहीं है। अगर हम ब्लॉकेड कर दें अरेबियन सी में, जो हमारी काबिलियत और क्षमता है हमारी नेवी की, तो आप देखें इनकी हालात क्या होंगे। हमारी एयर पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास जो एयर पावर है उसके अंदर रफ़ेल हैं। अब वो जो पहले हम बात करते थे कि भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम गए बालाकोट के लिए, अब तो हमारे पास जो रफ़ेल हैं उनके पास इतनी मिसाइलें हैं जो कि स्कैल्प मिसाइल है जो यहीं से कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। ये बात वो भी जानते हैं शायद, हाँ, वो जानते वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी बार बार आ जाती है बीच में। मैं उसका भी बताता हूँ ताबिश, ये भी है, हमारी एयर पावर है, हमारे पास एयर सुपेरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो बहुत काबिल हैं, उनके अंदर काबिलियत और क्षमता है। पाकिस्तान कहीं नहीं रहे हमारे सामने, हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जो ये कह रहे थे कि जो क्वेश्चन आपने कहा था कि जो न्यूक्लियर वेपन जी, वो हर बार जो वो एक्सक्यूज आ जाता है कि भाई ऐसा है, ये है। पहली बात तो जो मैंने बताया ताबिश, न्यूक्लियर हथियार कोई बच्चों के टॉय नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। कोई समझदार देश इसके बारे में बात नहीं करता। आज तक 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद कोई न्यूक्लियर हथियार यूज़ नहीं हुआ।
ये भी मालूम होना चाहिए। आपको लगता है एक बार हिसाब हो ही जाना चाहिए? बिल्कुल, देखो मैं यही कह रहा हूं ताबेश, न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान को पता है, भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम किसी पे न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करते, पर हमारे पास क्रेडिबल डेटरेंस है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगर पाकिस्तान ने ये गलती कर दी और उसने न्यूक्लियर हथियार भारत के ऊपर यूज कर दिया तो भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा अगले 24 घंटे में। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, ये भी पता है। जैसे कि दीपक वोरा साहब कह रहे थे, उससे कोई दुनिया पर फर्क भी नहीं पड़ेगा, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिस तरह की उनकी भूमिका है। आज वो एक चीज और मैं बताऊं, देखो कैसे आइसोलेट हो गया पाकिस्तान। आज उनके साथ ओआईसी में मिलिट्री, उसके अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में देखो, आज उनके साथ कौन खड़ा है? ना सऊदी, ना यूएई, और जो कहीं ना कहीं बात होती है बिल्कुल अपनी हरकतों की वजह से अलग थलग वहां पर हो गए। और वो जो टर्की है वो भी चुप है। पर एक्शंस की हम बात कर रहे हैं। अर्शप्रीत जी, आपके पास वापस मैं लौटता हूं। ये जो सिंधु समझौते की बात हो रही है कि इसमें बार बार तर्क दे दिया जाता है कि बहुत वक्त इसमें लगेगा। पहली बात तो हमने पाकिस्तान के लिए पानी के बारे में सोचा ही क्यों इतिहास में? देखिए, नंबर एक ये है, जब हम बात करते हैं रिस्पांस की, जवाब की, तो ऑल पार्टी मीटिंग में चलिए मोदी साहब आए नहीं, उसके बाद हमने कहा कि पार्लियामेंट सेशन बुलाइए आप, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए ताकि सारा देश इन्वॉल्व हो सके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, अपने एमपीज के थ्रू, इंडिया डिमांड्स चुनो। और बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे भी स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि ये होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी ये आश्वासन दे कि जो 1,80,000 जवान कम हैं, जो रिटायर्ड मेजर जनरल टीडी बख्शी साहब ने बताया, उस वैक्यूम को जल्द से जल्द भरा जाएगा ताकि फ्यूचर में ऐसे अटैक्स को अवॉइड किया जा सके। एरियाज और जगह जो है वो बगैर डिप्लॉयमेंट के ना रहे। और मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या ये बात सही नहीं है जो रिटायर्ड मेजर जनरल टीडी बख्शी साहब ने बताई है, और ऊपर से ये भी चीज बताई गई है कि वहां पे एक भी जवान डिप्लॉयड नहीं था, और अगर वहां पे आरआर को 2 सेक्टर्स मैनेज करने पड़ रहे हैं, और सेक्टर कहां एक मैनेज करना पड़ता था। ठीक है विजय जी, आपने सवाल सुने, इसका आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, आपका लास्ट कमेंट। वक्त सर मेरे पास मुख्तसर है, लास्ट कमेंट मुझे लेना होगा यहाँ पर। अनुराग जी जल्दी संक्षिप्त में। देखिए, मैंने आपसे बोला अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जब भी बोलो कि भाई ये घटना हो गई तो पुरानी घटना का जिक्र करने लगते हैं। कैसा है, छोटी सी माने कितनी कैसी ओछी हरकत कर रहे हैं। कह रहे प्रधानमंत्री जी को घर में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। कैसी बात कर रहे हो आप? किस घटना को किससे जोड़ रहे हो? मतलब आप आतंकी हमला जो हुआ उसको आप इससे जो पुरानी घटना थी प्रधानमंत्री जी की हत्या, उससे जोड़ दे रहे हो। माने आपको बजाय कि ये कहने के लिए कि हाँ हमसे चूक हुई है, ये गलती दोबारा ना हो, हमारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं उसमें हमें सुधार करने की जरूरत, बजाय इसके कि पुरानी घटना का आप जिक्र करते हो। 26 लोगों की मौत हुई है, परिवार उजड़ गए हैं, और आप उसको कंपेयर करो पुरानी घटना से। विजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। आप तर्क देने की जगह तर्क देने का वक्त ये नहीं है, शायद पुरानी बातें करने का वक्त नहीं है। जी जल्दी संक्षिप्त में। अनुराग जी वक्त सर लिमिटेड है मेरे पास, जवाब ले लेते हैं, वक्त लिमिटेड। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात बोली कि वहां पे सिक्योरिटी के वहां पे जवान। अनुराग जी ये सबको पता है कि आजकल एआई का जमाना है। अब वो दौर गए कि 500 मीटर के ऊपर एक फौजी। अरे अनुराग जी सर वक्त संक्षिप्त है, जवाब ले लेने दीजिए। आप बोलते रहेंगे नहीं समझ में आएगा। जी टाइम किल करते हैं, जानबूझ के टाइम किल करते हैं और कुछ नहीं है। तो आप देख लीजिए, अब एआई का जमाना है, ड्रोन का जमाना है, वो दौर गए। अब मैं बात बनाना चाहता हूँ दीपक वोरा जी की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, देश भी जानना चाहता है और आपके श्रोता भी जानना चाहते हैं कि हम उनका पानी कैसे रोक सकते हैं। हमारी 5 परियोजनाएं मोदी सरकार में शुरू हुई है, कुछ बंद थी, उनको हमने दोबारा से शुरू किया और कुछ नई शुरू कर दी, जिसमें से एक किशनगंगा जल विद्युत योजना, एक रातले है, एक शाहपुर कांडी है, दूसरी उज बहुउद्देश्य वो है, एक तुलबुल नेविगेशन। इसमें इतना है कि हम उनका एक एक बूंद पानी रोक सकते हैं और जिसमें हम अपना बिजली उत्पादन भी शुरू कर सकते हैं। और हमने 23 किलोमीटर टनल भी बना दिया उसमें पानी रोकने के लिए, पानी का हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं देश को बताना चाहता हूं कि हमारी तैयारी पूरी है, ऐसा नहीं है। दूसरा, मैं सेना की बातें कर रहे हैं, सेना में देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, S-400, उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह से रफाल, तो हमारा, और प्रेडिटर ड्रोन। मेरे रक्षा जो है विशेषज्ञ बैठे हुए वो सहमत होंगे मेरी बात से। हमने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम उठाया और हम निर्यात भी कर रहे हैं, आज 25,000 करोड़ के आसपास निर्यात भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जहां लैब्स की बात है, देश के होम मिनिस्टर, देश के रक्षा मंत्री, आईबी के चीफ सर्वदलीय बैठक में बैठे हैं और ये कह रहे प्रधानमंत्री दौरा रद्द करके आते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर ही
चलिए ठीक है, ठीक है, आपको आप ठीक है, सेना की क्षमता एक तरफ है, जाहिर तौर पर सेना पर पूरे देश को यहाँ पर भरोसा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को लेकर विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा है। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर और विस्तार से चर्चा होगी शायद, लेकिन उसका वक्त ये ठीक नहीं है। अभी फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत हुई है उसका जवाब उनको माकूल यहाँ पर दिया जाए, और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए, ये सवाल हम अपनी इस मुहिम के जरिए उठा रहे हैं। आप भी इसमें जुड़िएगा, आप भी बताइएगा कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह का जवाब यहाँ पर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं पर विराम देंगे, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले आपको यह भी बताते चलें कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों पर भारतीय सुरक्षा बलों का प्रहार भी लगातार जारी है। बीते 3 दिनों में 10 आतंकियों के घर जमींदोज किए गए हैं, और इसमें लश्कर, जैश, TRF से जुड़े आतंकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग ली और फिर कश्मीर की घाटी में आकर बड़े हमलों को अंजाम देने की साजिश रची। जिन 10 आतंकियों के घरों को विस्फोट के साथ तो उड़ाया गया है, उनमें से एक है शोपियां का अदनान साफी डार। सुरक्षा बलों की मदद से हमारी टीम अदनान के जमींदोज किए गए घर पहुंची। वहां पर हमारे सहयोगी मुकेश को एक हरे रंग का विस्फोटक मिला, जिसे देखकर सुरक्षा बल की सलाह पर हमारे सहयोगी निकल गए। मुकेश वहां का हाल बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं हूं कश्मीर के शोपियां ज़िले में, और यहाँ पर जो एक घर है ये है आतंकी अदनान साफी डार का। यहाँ सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करने आए थे। तमाम घरों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी दौरान आतंकी के घर की तलाशी ली गई। आप देखें कि यहाँ पर तलाशी लेने के दौरान यहाँ ज़ोरदार धमाका हुआ और ये पूरा घर जमींदोज हो गया है। ये जो अदनान है ये 2024 सितंबर के महीने में ये लश्कर तैयबा के मॉड्यूल में शामिल हो गया था और तब से यहाँ से गायब है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें लगा हुआ है 10 kg। ये विस्फोटक का बॉक्स है, इसमें 10 kg लिखा हुआ है, और हमें जो सुरक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस कमरे को अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ से आप निकल जाइए। तो मैं बाहर आ रहा हूँ। जो हिट लिस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसमें भी उसका नाम है। तो अभी तक पहलगाम हमले के बाद पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के ठिकानों को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आसपास तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, कोई बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कोई भी इस आतंकी के बारे में बात नहीं करना चाहता है। सामने JNK पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आना सेफ नहीं था, लेकिन पुलिस बल हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचा, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए कि किस तरह से अदनान साफी डार सितंबर 2024 से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, और अब जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद इन जो आतंकी हैं, ये जो आतंकी हैं जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। श्रीनगर के ट्राल इलाके में ये घर है आसिफ शेख का, जो कि लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश में जब घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से उनको भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। इसके साथ ही घर के अंदर से उनको एक आईडी मिला, जिसको डिफ्यूज़ करने के दौरान यहाँ पर एक तेज़ धमाका हुआ, जिससे पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए जो घर में किचन है ये उसका हिस्सा है, और यहाँ पर पूरा जो किचन है वो तहस नहस हो गया है। दीवारों पर देखिए ये मोटी मोटी दरारें आपको दिखाई देंगी, किस तरह से एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरा घर तहस नहस हो गया, और ये दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। श्रीनगर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर आसिफ शेख का घर है, और पहलगाम हमले में उसका नाम सामने आ रहा है। ये देखिए खिड़की दरवाज़ों के हिस्से जो टूटे पड़े हैं, ये घर का बाहरी हिस्सा है, कांच टूटा पड़ा हुआ है, और ये घर का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर आसिफ कई साल पहले
अपनी बहनों के साथ, माँ के साथ रहता था, लेकिन पिछले 2021 से वो यहाँ से गायब है और तब से सुरक्षा बल लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए घर का जो बाहरी हिस्सा है ये भी बिल्कुल छत जो है वो ढह गई है। जिस तरह से शक्तिशाली विस्फोट हुआ है उसके बाद जो छत है वो भी ढह गई है। इस वक्त मैं हूँ अनंतनाग के गुरी गांव में। ये गांव आदिल हुसैन ठोकर का है जिस पर 20 लाख का इनाम है और लश्कर-ए-तैयबा का वो आतंकवादी है। पहलगाम हमले में उसका नाम है। आप देखें कि बीती रात यहाँ पर जवान आए थे, सुरक्षाकर्मी आए थे और उसी दौरान उनका कहना ये है कि आदिल के घर में एक आईडी रखा हुआ था जिसको डिफ्यूज़ करने के दौरान उसमें विस्फोट हुआ और ये पूरा घर तबाह हो गया। आप देखिए ये पूरा का पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया है। पूरा इलाका जो है, आसपास के कुछ घर हैं उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और ये पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया है। सुरक्षा बलों ने जिन 3 घरों को विस्फोट से उड़ा दिया है उनमें एक घर है पुलवामा के मुर्रान इलाके में एहसान उल हक का। इस पूरे घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया है और आप देखें कि पूरा का पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया है। दरअसल सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में रात में यहाँ पर आए थे और उसी दौरान ये कार्रवाई हुई जिसमें पूरा घर जो है वो ज़मींदोज़ हो गया है। ये घर आप देखें कि तमाम जो घर का मलबा है वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। काफ़ी बड़ा ये घर है और पूरे घर में जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है। ऊपर देखिए सामने किस तरह से घर के जो तमाम अलग अलग हिस्से हैं वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गए हैं। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो पूरा घर है वो ज़मींदोज़ हो गया है। इस वक्त मैं कुलगाम के मटाल हाला इलाके में हूँ और मेरे जो पीछे आपको मलबा दिखाई दे रहा है ये आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का जो घर है उसका ये मलबा है और सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आए थे उसके सर्च ऑपरेशन के लिए और उसी दौरान विस्फोटक से इस घर को उड़ा दिया गया है। पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो गया है। बीती रात जो 3 आतंकवादियों की यहाँ कार्रवाई हुई उनमें से एक घर ये भी है और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा जो घर का मलबा है वो बिखरा हुआ पड़ा है और घर के लोग अब इस मलबे को समेट रहे हैं। 27 सितंबर 2023 से? हाँ 2023 में। उसके बाद कोई संपर्क हो पाया? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा। हाँ ये पहलगाम अटैक के बाद कहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ हमने देखा भी नहीं। तो देखिए किस तरह से घरवाले कह रहे हैं कि उनका 2023 से जाकिर से कोई संपर्क नहीं हो सका है और देखिए पूरा घर का मलबा यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। तो एक के बाद एक जो सुरक्षा बल हैं वो ये ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं जिसके तहत जो टेररिस्ट हैं इस हमले में शामिल, चाहे वो लॉजिस्टिक मुहैया कराने में शामिल हों या वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व हों, उनके घरों को इस तरह से ज़मींदोज़ किया जा रहा है, विस्फोटक लगाकर घरों को उड़ाया जा रहा है और ये सीधी कार्रवाई की जा रही है जिससे ये साफ संदेश मिले कि जो निहत्थे लोगों को मारेगा, जो आतंकी घटनाओं में शामिल होगा, उसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। और सीधा ये मैसेज सुरक्षा बल और ये दे रहे हैं।